अब हम जाएंगे अगले चैप्टर में, दैट चैप्टर इज योर SREs। नोटबुक निकालिए, गिवन नेक्स्ट हेडिंग चैप्टर नंबर 10, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स। स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स। स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स। यहां पर आपको दो अलग अलग स्टैंडर्ड्स डिस्कशन देखने को मिलेंगे। एक रहेगा SRE 2400, दूसरा रहेगा SRE 2410। बढ़िया स्टैंडर्ड्स है एंड आई वुड से यहां पर बहुत डिटेल में डिस्कशन किया। दिस इज वन चैप्टर विच इज इन एक्सट्रीम डिटेल, मतलब ऑलमोस्ट दो स्टैंडर्ड पे 35 पेज लिखे हैं। ये समराइज वर्जन है, मॉड्यूल में तो 50 थे। समझ रहे हो मेरा बात? मतलब दिस इज इन एक्सट्रीम डिटेल। यहां पर दोनों स्टैंडर्ड्स को एकदम डिटेल में डिस्कस किया है। लिटरली अगर आप पूछेंगे ना, पूरा ऑडिट ही लिख दिया है, बस ऑब्वियसली यहां पे ऑडिट नहीं है, रिव्यू है, ऐसा बताने का ट्राई करेगा एंड के अंदर आइडियली। सो सर, व्हाट इज द रिव्यू एंगेजमेंट, हाउ इज रिव्यू डिफरेंट फ्रॉम ऑडिट, पहले ओवरव्यू देंगे, फिर 2400 क्या बोलता है, 2410 क्या बोलता है बताएंगे। ऑब्वियसली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट 2410 होगा, ऐसा क्यों वो भी आपको बताएंगे। पहले पूरा एक ओवरव्यू देता हूं, फिर हम 2410 के साथ शुरुआत करेंगे। अच्छा, SRE के अंदर मेरे पास में दो स्टैंडर्ड्स आने वाले हैं, 2400 एंड दूसरा 2410। सबसे पहले SRE का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। तो सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड रिव्यू, इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस ही क्या है? देखिए सिंपल शब्दों में, in audit we need reasonable assurance, in audit we need reasonable assurance and उसके बाद हम हमारा ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं। रिव्यू में ये बोलेगा आप लोग जो प्रोसीजर लगाएंगे दैट विल सीम लाइक ऑडिट ओनली। आप प्रोसीजर सारे, मतलब रिव्यू एंगेजमेंट और ऑडिट को कंपेयर करने के लिए जाओगे प्रोसेस के टर्म्स में, तो लगेगा हम सब कुछ जो ऑडिट में कर रहे हैं वैसा ही प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, बस एक डिफरेंस है, रिव्यू में आपका जो स्कोप होता है वो कम होता है। आप जो प्रोसीजर लगाते हैं उसमें इंक्वायरी ज्यादा रेलेवेंट होता है, एनालिटिकल प्रोसीजर ज्यादा रेलेवेंट होता है, टेस्ट ऑफ डिटेल बहुत कम यूज किया जाता है। मतलब यहां पे डिटेल में चेकिंग कम करते हैं, एक ऊपर ऊपर से ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करके जनरल एनालिसिस किया जाता है। मतलब रिव्यू में आपको रीजनेबल अश्योरेंस से भी कम अश्योरेंस मिलेगा। वी कैन ऑल्सो यूज द वर्ड लिमिटेड अश्योरेंस। क्या बोलेंगे? वर्ड लिमिटेड अश्योरेंस। यहां पर आपको रीजनेबल अश्योरेंस मिल रहा है ऑडिट में, रिव्यू में आपका अश्योरेंस लेवल और कम हो जाता है, क्योंकि सिंपल समझिए, ऑडिट प्रोसीजर में रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एज इट इज लगाया, कंप्लायंस को भी अप टू सम एक्सटेंट अंडरस्टैंड किया, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस डिटेल में चेक नहीं किया, फिर सर सब्सटैंटिव में आपने इंक्वायरी किया, एनालिटिकल प्रोसीजर लगाया, टेस्ट ऑफ डिटेल नहीं लगाया। मतलब एक तरीके से ऑडिट के अंदर ही कुछ चीजों को अप्लाई कर रहे हैं, नॉट एवरीथिंग इन डिटेल। इसीलिए बोलते हैं रिव्यू का स्कोप थोड़ा कम होता है इन कंपैरिजन टू ऑडिट। इसीलिए पता है रिव्यू नॉर्मली कब परफॉर्म करते हैं, हमारे लिस्टेड कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को रिव्यू किया जाता है। इसलिए वर्ड आपने सुना होगा LR, दैट इज कॉल्ड एज लिमिटेड रिव्यू। मतलब यहां पर रिव्यू करेंगे, लिमिटेड स्कोप रहेगा, कंप्लीट चेकिंग, डिटेल चेकिंग जितना ऑडिट में होता है उतना रिव्यू में कवर नहीं किया जाता है। मतलब रिव्यू में आपका स्कोप लिमिटेड होता है, रिव्यू में आपका अश्योरेंस भी कम रहेगा इन कंपैरिजन टू रीजनेबल अश्योरेंस। सबसे बड़ा डिफरेंस होता है लैंग्वेज के अंदर। जब हम हमारा रिव्यू में देते हैं कंक्लूजन, रिव्यू में क्या देते हैं? कंक्लूजन। ऑडिट में आता है ओपिनियन, ऑडिट में क्या आता है? ओपिनियन। रिव्यू में भी यूज द वर्ड कंक्लूजन। सुनिए डिफरेंस क्या होता है। हम ऑडिट में ओपिनियन में क्या बोलते हैं? इन आवर ओपिनियन, to the best of our information and explanation given to us, financial statements are giving a true and fair view. हम रिव्यू में बोलते हैं during our review we have not come across any situation
जिसकी वजह से मैं बोलूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। इसमें बोल रहा हूं दे आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, इसमें बोल रहा हूं ऐसा कुछ नहीं मिला रिव्यू के दौरान जिसकी वजह से मैं बोलूं ये ट्रू एंड फेयर नहीं है। मतलब एक तरीके से ना नेगेटिव अश्योरेंस है, एक तरीके से क्या है, नेगेटिव। मतलब मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला कि मैं बोलूं देयर इज अ प्रॉब्लम, बट कहना इसे मैंने सब कुछ चेक भी तो नहीं किया। अगर सब कुछ चेक करने के लिए जाऊंगा तो क्या गलतियां मिल सकती है क्या? हाँ, मतलब इनडायरेक्टली हिंट दे रहा है कि यहां पर आपका लिमिटेड अश्योरेंस है, मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है जिसकी वजह से मैं बोलूं दैट इट इज अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। अगर डिटेल में चेक करूंगा शायद कुछ मिल सकता है। ऑडिट में रादर बोलता हूं मैंने बेस्ट पॉसिबल तरीके से काम किया है, रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करने के बाद बोल रहा हूं मुझे लगता है ट्रू एंड फेयर है। मतलब एक तरीके से आई हैव अ प्रॉपर ओपिनियन। इन दिस केस आई डोंट हैव अ प्रॉपर ओपिनियन, इट्स मोर लाइक अ कंक्लूजन। मैंने जितना काम किया उसके बेसिस पे ये कंक्लूजन आया है। अगर मैंने डिटेल में काम और किया होता, लेट्स से मैंने अगर ऑडिट किया होता, तो क्या कंक्लूजन में बदलाव भी आ सकता है? ये इनडायरेक्टली बोलने का ट्राई कर रहा है। ये रिव्यू और ऑडिट में मेजर डिफरेंस है, लैंग्वेज के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। अब देखिए, पहले सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं, ये दोनों स्टैंडर्ड्स को इतना डिटेल में लिखा है कि जब हम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ पढ़ेंगे हर एक चीज मल्टीपल टाइम रिपीट होने वाली है। यहीं पर वापस से एंगेजमेंट टर्म्स, एएनसी एनालिसिस, डॉक्यूमेंटेशन, डब्ल्यूआर, इधर तो सारे ऐसे ही लिख देंगे, डब्ल्यूआर आएगा, कम्युनिकेशन टू टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट आएगा, ऑल इंपॉर्टेंट एसेज विल कम हियर। बिकॉज यहां पर रिव्यू में सब कुछ ऑडिट वाला काम होता है, बस लिमिटेड एक्सटेंट तक होता है आइडियली। तो एक टेबल दिया है जहां पर एक ऑडिट और रिव्यू का बेसिक डिफरेंस दिया है आईसीआई ने अपने तरीके से। पहले वो दिखाता हूं, कैसे एंगेजमेंट अलग होता है वो समझाता हूं, फिर हम शुरुआत करेंगे एक रिव्यू स्टैंडर्ड के साथ में। ठीक है, शुरुआत करें। चलो, लेट मी शो यू अ टेबल। लुक एट दिस टेबल। देखिए, ऑडिट इज अ टाइप ऑफ रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट, जहां पर आपको रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा, फिर ओपिनियन देना पड़ेगा। सर, रिव्यू इज अ टाइप ऑफ लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट, जहां पर आपको लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस मिलेगा देन, मतलब कहना इसे यहां पे अश्योरेंस लेवल और कम है, मतलब कहना इसे मेरा स्कोप ऑफ वर्क और कम रहेगा, यहां पर मैंने काम और कम करना चाहिए। मतलब रादर आपको एक बात बोलता हूं, मेजोरिटी पार्टनर्स, लाइक आई कम फ्रॉम दैट स्कूल ऑफ थॉट कि मेरे जो पार्टनर्स थे दे नेवर बिलीव्ड रिव्यू सही कॉन्सेप्ट है। उनको लगता था रिव्यू कॉन्सेप्ट ही फ्लॉड है, ये स्टूपिड है, ये होता ही नहीं है, समझ रहे हो मेरा बात? देवर, मतलब दे बिलीव देयर इज अ रिव्यू, देयर इज अ रिव्यू एंगेजमेंट। वो मना नहीं करते थे, वो बोलते थे पर ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए बकवास है। अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने ढंग से साल भर ऑडिट करना ही है तो फालतू में काहे को परेशान करने का। वो क्या बोलते थे पता है क्या? टीम को डिवाइड करते थे, ये 4-5 लोग रिव्यू करेंगे मैनेजमेंट के लिए, बाकी लोग अपना नॉर्मल ऑडिट शुरू कर देंगे। मतलब उनको बोलते ही थे तुम साल के एंड में मेरे को सब चेक करना ही है, वैसे भी तुम साल के अंदर 4 बार जाने ही वाले हो आइडियली वहां पे, तो मैं क्यों ना टाइम वेस्ट करके फालतू में डिटेल में ऑडिट करना शुरू कर दूं। तुम्हारे रिव्यू की जो फॉर्मेलिटी है वो ये 3 जो सीनियर लोग हैं वो कर लेंगे, जूनियर को बोलते थे तुमको ये काम अलोकेटेड है, तुम तुम्हारा ऑडिट करना शुरू कर दो, वर्किंग पेपर मेंटेन करने शुरू कर दो। यही चीज हम आगे यूज करते जाएंगे ताकि एक टाइम का बेटर यूटिलाइजेशन हो जाएगा। प्लस जब चेकिंग करते जाएंगे कुछ सस्पिशियस हुआ तो एटलीस्ट पता तो चलेगा। अगर मैं बिल्कुल भी ऑडिटिंग वर्क ना करूं, सिर्फ रिव्यू करूं आइडियली, तो रिव्यू खत्म करने में 3 दिन लगेगा, 3 दिन में मेरा रिव्यू हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है रियलिटी में मैंने चेकिंग बहुत कम किया होगा, तो दैट रिस्क इज वेरी वेरी हाई। ऑल्दो स्टैंडर्ड बोलता है लिमिटेड अश्योरेंस है, नेगेटिवली लिखना है, सब बराबर है, बट अल्टीमेटली स्टैट्यूटरी ऑडिटर तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है ना, तो उसको डर तो रहेगा कि नहीं रहेगा। साल के एंड में रिपोर्ट तो मैंने साइन करने का है, तो पार्टनर क्या बोलता है, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस कॉन्सेप्ट। यस, रिव्यू एंगेजमेंट है, रिव्यू करके हम रिपोर्ट बना के दे देंगे उनको, मेरे को उसमें दिक्कत नहीं है, पर हमारा पैरेलली ऑडिट चलते रहना चाहिए। दिस स्कूल ऑफ थॉट इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस विद द पार्टनर्स। देन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन आल्सो। देयर आर सम पीपल हु से नहीं यार, रिव्यू अपने आप में एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग देता है, ये भी इक्वली अच्छा है आइडियली, तुमको ऑडिट करवाना करवाओ, बट रिव्यू का अपना रेलेवेंस है। तो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स है। मेरे को आपको दोनों साइड का बात बताना है, दोनों डिफरेंस बताना है क्लियरली। आपने देखो रियलिटी में क्या करना
करना चाहिए ये तो आपके पार्टनर पे डिपेंडेंट है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। हाँ, बट व्हाट इज ऑडिट, व्हाट इज रिव्यू, दोनों रिव्यू एंगेजमेंट्स में डिफरेंस क्या है, वो सब मैं आपको वर्ड बाय वर्ड बढ़िया से एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको समझ में भी आएगा। यू विल बी एबल टू मेक अ क्लियर डिस्टिंक्शन, ये ऑडिट है ये रिव्यू है, टेक्निकली डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। रियल लाइफ में दोनों को हमने थोड़ा सा एक्चुअली ना मिक्स कर दिया है, वो डिफरेंशिएट करना इंपॉसिबल जैसा हो गया है, क्योंकि अल्टीमेटली रिव्यू में भी सब कुछ वही आने वाला है जो ऑडिट में आता है, बस अप टू लेसर एक्सटेंट आता है। इसलिए देखो नंबर 1 में क्या बोलता है, यहां पर रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करना ही पड़ेगा। यहां पर क्या बोलता है, ये लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट है जहां पर आपको अश्योरेंस मिलेगा बट लोअर देन रीजनेबल अश्योरेंस। सर यहां पर हम क्या करते हैं, एलैबोरेट एंड डिटेल्ड प्रोसीजर लगाते हैं, इंक्लूडिंग कंट्रोल टेस्टिंग एंड अमाउंट टेस्टिंग। यहां देखो क्या बोलता है, कंपैरेटिवली फ्यूअर प्रोसीजर्स, प्राइमरीली फोकस दो ही वर्ड के ऊपर होता है, वन इज इंक्वायरी, सेकंड इज। अब तुम आर्ग्यूमेंट करोगे, कंट्रोल टेस्टिंग में भी तो इंक्वायरी होती है, अमाउंट टेस्टिंग में भी इंक्वायरी होती है, तो वापस यहां पर पार्टनर्स का पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि इन्होंने क्लैरिटी जो दिया है ना वो इतना लिमिटेड दिया है कि अल्टीमेटली जब मैं साइन कर रहा हूं मेरे को कॉन्फिडेंस ही नहीं मैंने कितना काम किया। तो बोलने के लिए बढ़िया है, सिर्फ इंक्वायरी करो, एनालिसिस करो, अदर प्रोसीजर लगाओ, कंफर्ट आता है, रिव्यू करके कंक्लूजन देके खत्म कर दो। पर एक्चुअली में कंफर्ट इधर ही आएगा, कंफर्ट रिव्यू में कभी इतना डिटेल में आता ही नहीं है। नीचे देखिए सर, इट ड्रॉज रीजनेबल कंक्लूजन्स ऑन द बेसिस ऑफ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। यहां पे रीजनेबल कैसे का वर्ड क्या आएगा, लिमिटेड कंक्लूजन आएगा, पर ऑडिट एविडेंस इधर भी सफिशिएंट अप्रोप्रिएट चाहिए। अब कैसे डिसाइड करूं कौन सा वाला एविडेंस रीजनेबल देता है और कौन सा वाला लिमिटेड देता है, इट डिपेंड करता है कितना प्रोसीजर लगाया है, एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग, क्वालिटी ऑफ टेस्टिंग, उस पर डिपेंडेंट है। इसीलिए ये नंबर 3 तो आउटकम है, इंपॉर्टेंट नंबर 2 है कितना प्रोसीजर लगाते हो, इससे 1 और 3 दोनों इंपैक्ट होते हैं। जितना ज्यादा प्रोसीजर लगाओगे उतना रीजनेबल अश्योरेंस आएगा, उतना ज्यादा रीजनेबल कंक्लूजन ड्रॉ कर पाओगे। सो नंबर 2 इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट विल इंपैक्ट 1 और 3 एंड ऑब्वियसली इवेंचुअली पॉइंट नंबर 4। व्हाट इज पॉइंट नंबर 4, इधर आपको अश्योरेंस ओपिनियन देना है। लैंग्वेज पॉजिटिव होती है, मतलब हमारे ओपिनियन में ऐसा है, रिव्यू में ऐसा नहीं होता है। इधर वर्ड क्या है, लैंग्वेज इज नेगेटिवली वर्डेड, हमें कुछ ऐसा नहीं मिला जिसकी वजह से मैं बोल दूं कि प्रॉब्लम है। अगर मिलता तो मैं बोलता प्रॉब्लम हो सकता है। यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, मतलब द लैंग्वेज इज लिटिल फ्रॉम नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज फ्रॉम पॉजिटिव। नेगेटिव मतलब ये नहीं कंपनी खराब है, नेगेटिव इज द टोन ऑफ द ऑडिटर्स लैंग्वेज। यहां बोल रहा है हमने काम किया, एवरीथिंग सीम्स ट्रू एंड फेयर, यहां बोल रहा है हमने काम किया, मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला कि मैं बोलूं प्रॉब्लम है। मतलब यहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे हैं, इधर घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। बेसिकली सेकंड में बोलना चाहता है लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी, मैंने जितना काम किया उसमें कुछ नहीं मिला, बाकी कुछ मिल सकता है। इनडायरेक्टली ये बोलने का इंटरप्रिटेशन उसका थोड़ा सा ऑडिटर रिव्यू में डिफरेंस समझ में आएगा आपको, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। पक्का क्लियर है इसके अंदर, कोई डाउट है इसके अंदर? अब मैं शुरुआत करता हूं 2410 के साथ में। पहले सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है, अब हम डिस्कशन करेंगे 2410 पे। यस, एसी ऑफ करने का मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। Just look at the name of 2410. Let me show you one example so that you understand this. Look at the name. Look at the name first. Review of interim financial information performed by independent auditor of the entity. रिव्यू किया गया है किसका, इंटरिम फाइनेंशियल। अब व्हाट इज अ इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, 2 पीरियड के बीच का, मतलब पीरियड के अंदर कोई भी कंप्लीट पीरियड साल भर कवर्ड नहीं है, 3 मंथ्स आ सकता है, 6 मंथ्स आ सकता है, 9 मंथ्स आ सकता है, उस पीरियड का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या कहलाएगा, इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। नॉर्मली लिस्टेड कंपनीज क्वार्टरली रिजल्ट्स आर टर्म्ड एज interim financial information. It can be 6 month ending, it can be 9 month also, it can be anything less than 12 months, क्योंकि 12 महीने में हमारा पूरा एक पीरियड कवर हो जाता है। वो चीज क्या कहलाएगा, इंटरिम फाइन, मतलब बेसिकली बोल रहा है क्वार्टरली या 6 मंथ या 9 मंथ एंडिंग
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रहेंगे, उनका रिव्यू करना है। क्या करना है? रिव्यू। अब देखो प्राइवेट कंपनीज होती है, वो क्या बोलती है, बड़ी प्राइवेट कंपनीज, इंटरिम डिविडेंड देने से पहले 9 मंथ एंडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रेडी है, रिव्यू कर लो एक बार। या बहुत सारी कंपनीज क्या बोलती है, वी आर अ सब्सिडरी कंपनी, पेरेंट कंपनी इंडिया के बाहर का है, अप्रैल टू दिसंबर 9 मंथ्स रेडी है हमारे पास में, लास्ट ईयर का जैन फेब मार्च ऐड करना ही पड़ेगा उसके सीएफएस के लिए, क्योंकि मेरा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च है, उसका फाइनेंशियल ईयर 1 जैन से 31 दिसंबर है, बराबर है कि नहीं है? तो इस साल के 12 महीने में से 9 महीने क्लब होने वाले हैं, प्रीवियस ईयर के 3 महीने क्लब होने वाले, बराबर है कि नहीं है? 9 मंथ एंडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रेडी है, रिव्यू कर लो, इससे तुम्हारा ईयर एंडिंग को ऑडिट भी इजी हो जाएगा। तो इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हम रिव्यू करने के लिए चले जाते हैं, इससे थोड़ा इंटरिम डिविडेंड अगर डिक्लेयर करना है तो भी उनके लिए नंबर्स कंफर्टेबल हो जाते हैं आइडियली, तो वो भी काम किधर आ सकता है? 241। देखो 2410 क्या बोलता है, 3 मंथ नंबर है, 6 मंथ नंबर है, 9, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, उसका रिव्यू करने वाला इंसान जो है ना, वो कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर होना चाहिए। देखो रिव्यूअर कोई भी हो सकता है, बट 2410 कब एप्लीकेबल है? व्हेन द रिव्यू इज परफॉर्म्ड बाय हुम सर? इंडिपेंडेंट ऑडिटर। सो इफ मेरा रिव्यू कोई और कर रहा है, स्टैट्यूटरी ऑडिट कोई और कर रहा है, 2410 एप्लीकेबल नहीं है। क्या एप्लीकेबल नहीं है? 2410 कब रेलेवेंट होगा? व्हेन द स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज द रिव्यूअर ऑफ माय इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कैन आई से majority listed companies will ensure their statutory auditor is appointed as the limited review परफॉर्म करने वाला engagement के लिए भी ऑडिटर, मतलब यहां पर ये रिव्यू करेगा क्वार्टरली रिजल्ट्स का, 6 मंथ्स के नंबर्स का, 9 मंथ्स के नंबर्स का, एंड ऑब्वियसली रिपोर्ट बना करके देगा। लेट मी शो यू वन सैंपल रिपोर्ट इटसेल्फ, कैसे एक सबसे एक्सट्रीम कंपनी में ये रिपोर्ट बना के दिया जाता है, सिर्फ एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाकी पूरा 2410 हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं ये एंगेजमेंट अलग कैसे है। ट्रस्ट मी, ऐसे 800, 805, 810 बहुत अलग थे, आसानी से समझ में आएंगे। SRS 4400, 4410 एकदम अलग है। SAE भी जो आएंगे 3400, 3402, 3420 बिल्कुल अलग रहेंगे। सिर्फ डाउट हमेशा बच्चे का होता है रिव्यू और ऑडिट में। मेजॉरिटी पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड रिव्यू, इसीलिए इधर इंट्रोडक्शन पे, अंडरस्टैंडिंग पे मुझे बहुत टाइम इन्वेस्ट करना है। आपको समझना चाहिए ऑडिट एंड रिव्यू टेक्निकली अलग अलग है, सेम नहीं है। ऑडिट के दौरान आप रिव्यू को क्लब कर दो आपके हिसाब से, ठीक है, मेरे को उसमें दिक्कत नहीं है, बट टेक्निकली देयर इज अ डिफरेंस, यू शुड नो फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसीलिए 2 लेक्चर लगेगा, 3 लगेगा, फर्क नहीं पड़ता है, जब तक रिव्यू एंगेजमेंट क्लियरली दिमाग में समझेगा नहीं, मैं इसको इग्नोर नहीं करेगा। ऑब्वियसली जो कंटेंट है बहुत सारा, वो बहुत ही स्टैंडर्ड जैसा रहेगा, लैंग्वेज बहुत ईजी लगेगी आपको, बट डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। लेट मी शो यू अ सैंपल। इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिव्यू रिपोर्ट, मतलब ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर ने ही रिव्यू करके रिपोर्ट दिया है, किस पे? ऑन द क्वार्टरली अनऑडिटेड। वर्ड क्या यूज कर रहा है? मतलब ये रिव्यू किया है, ऑडिट नहीं किया है। क्या किया है? रिव्यू ना कि ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ RIL। ऑब्वियसली यहां पे बहुत सब्सिडरीज रहेंगे, बहुत एसोसिएट्स रहेंगे। मेरा ऑब्जेक्टिव है, मतलब तुम देखोगे तो पागल, फॉर्मेटिंग भी इतना गंदा है, एक आध मिस हो गया तो मतलब RIL है वो, JVs, एसोसिएट्स, तो मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव वो ही नहीं, मेरा ऑब्जेक्टिव तुमको समझाना है कि रिव्यू एंगेजमेंट अलग कैसे होता है, बराबर है, वो इंपॉर्टेंट है। आओ ढंग से। सर मेरा रिपोर्ट है ये, सर हमने रिव्यू किया है अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ RIL को, जैसा जिसमें पेरेंट के नंबर्स भी आएंगे, सब्सिडरीज के नंबर भी आएंगे, एसोसिएट के नंबर भी आएंगे, JVs के नंबर्स भी आएंगे, बराबर है कि नहीं है? इंपॉर्टेंट क्या है? इट्स अ रिव्यू। सर यहां पर पॉइंट नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट, वी कंडक्टेड आवर रिव्यू इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट SRE 2410। जब कौन रिव्यू कर रहा है? रिव्यू ऑफ interim financial information is performed by
independent auditor which is issued by ICAI. ढंग से पढ़ना. This standard will require that we plan and perform the review to obtain, can you say a word, moderate assurance that whether statement is free from material misstatement. A review consists of क्या क्या चीजें आती है सर? Inquiries. With whom सर? Normally हम बताएं रिव्यू में क्या फोकस करते हैं. जिन लोगों ने ये फाइनेंशियल रिजल्ट्स बनाए हैं, चाहे क्वार्टरली रिजल्ट्स है, 6 मंथ्स है, 9, द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर द रिजल्ट, उनसे इंक्वायरीज करो. उन्होंने किस तरीके से रिजल्ट्स को बनाया है, फिर सर नंबर्स को ऑब्वियसली एनालाइज करो. सो इट इज टू थिंग्स. पूरे रिव्यू में दो ही मेजर वर्ड है. एक वर्ड है इंक्वायरी, दूसरा वर्ड है एनालिटिकल प्रोसीजर. इंक्वायरी मतलब आस्किंग क्वेश्चंस. तो किससे क्वेश्चन पूछना है? द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर दीज रिजल्ट्स, द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग दोज पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर द रिजल्ट्स. मतलब कोर मैनेजमेंट के वो लोग जिन्होंने इन फाइनेंशियल रिजल्ट्स को कंपाइल करके प्रिपेयर किया है, उनसे मैंने इंक्वायरीज करना चाहिए. एंड ऑब्वियसली एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब होता है इस क्वार्टर का नंबर को प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करूंगा. लेट्स से Q1 ऑफ दिस ईयर आई विल कंपेयर विद द Q4 ऑफ प्रीवियस ईयर. Q1 ऑफ दिस ईयर आई विल कंपेयर विद द Q1 ऑफ प्रीवियस ईयर. आइडियली लॉजिकल है ना यार. क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन आपको प्रीवियस क्वार्टर से भी करना पड़ेगा एंड सेम क्वार्टर ऑफ प्रीवियस ईयर से भी करना पड़ेगा, समझने के लिए मेजर वेरिएंसेस कहां कहां पर कितने हैं. तो हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं. स्टैंडर्ड आपको डिटेल में बताऊंगा, घबराना मत, स्टेप बाय स्टेप. ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है कि एसआरए कितना पावरफुल है. ढंग से देखना क्या बोलता है. सर हम इंक्वायरी करेंगे प्रिलिमिनरी उन लोगों के साथ में जो लोग रिस्पॉन्सिबल है फॉर फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग मैटर्स. सर हम साथ साथ में क्या लगाएंगे? एनालिटिकल एंड अदर रिव्यू प्रोसीजर भी लगाएंगे. लाइन देखना. अ रिव्यू इज सब्सटेंशियली लेस इन स्कोप than an audit which is conducted as per essays, and consequently it will not enable us to obtain that much assurance that we would become aware of all significant matters जो normally हम कब ढूंढते हैं? ऑडिट में ढूंढते हैं. मतलब क्लियरली बोल रहा है क्या? रिव्यू का स्कोप कम है, अश्योरेंस कम मिलने वाला है. तो यहां पे मॉडरेट अश्योरेंस मिलेगा, लाकि रीजनेबल अश्योरेंस. इट विल बी मोर लाइक अ लिमिटेड अश्योरेंस. देखो अकॉर्डिंगली वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन. इस पैराग्राफ में क्लियरली बता रहा है रिव्यू क्या है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑडिट. बात समझ में आया क्या? सेम लैंग्वेज आपको एसआरई के अंदर देखने को मिलेगा. आइए, ये तो लिस्ट ऑफ सब्सिडीज टाइम पास रहेगा. मेरे को आपको ओपिनियन वाला एक पैराग्राफ दिखाना है. Based on our review conducted and procedures performed, and based on the considerations of review reports of other auditors, nothing has come to our attention that causes us to believe that the financial statements prepared in accordance with recognition, which is as per Ind AS, read with relevant rules and occur, has not disclosed the information which is required. मतलब हमने जो काम किया उससे हमें ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे मैं बोलूं कि ये फाइनेंशियल रिजल्ट्स को एज पर इंड एस नहीं बनाया है, जिससे मैं बोलूं कि इन फाइनेंशियल रिजल्ट्स में कुछ ऐसे डिस्क्लोजर नहीं दिए हैं जो डिस्क्लोजर देने चाहिए. मतलब मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला है जिससे मैं ये बोलूं. जबकि हम ऑडिट में क्या बोलते हैं? हमारे हिसाब से जो इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन हमको दिया है, हमें लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, हमें लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड. यहां बोलता है मुझे ऐसा नहीं मिला कुछ भी कि मैं बोलूं कि प्रॉब्लम है. मतलब इनडायरेक्टली इट्स अ नेगेटिव लैंग्वेज. इन ऑडिट वी हैव अ पॉजिटिव लैंग्वेज. डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन लैंग्वेज? यहां पर अश्योरेंस देना है, थोड़ा मॉडरेट अश्योरेंस, लिमिटेड अश्योरेंस इन अ नेगेटिव लैंग्वेज. यहां पर आएगा इन अ पॉजिटिव लैंग्वेज. डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड रिव्यू? एक मीनिंग समझा क्या? तुम्हें एग्जाम में कितना लिखना है, क्या लिखना है, सब बताऊंगा. डोंट वरी अबाउट इट. अंडरस्टैंडिंग क्लियर है क्या? सर उसमें एक रिव्यू इंगेजमेंट का आपने ओवरव्यू दिया, दैट इज कॉल्ड एज SRE 2410, दैट इज रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो कि कौन परफॉर्म कर रहा है? कंपनी का इंडिपेंडेंट ऑडिटर. शुरुआत करें क्या? नोटबुक में चाहिए कि वह नेक्स्ट हेडिंग SRE 2410 डैश करके लिखो.
review of interim financial information, review of interim financial information performed by independent auditor of the entity, performed by independent auditor of the entity. बहुत अच्छा सिंपल सा स्टैंडर्ड है, आराम से कंप्लीट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, डिस्कशन करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखते जाएंगे, वही अप्रोच फॉलो करेंगे। डिटेल में है, पेशेंस रखना पड़ेगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। वापस से रिव्यू होगा किसका? इंटरिम फाइनेंशियल। तो सर रिव्यू ऑडिट में डिफरेंस क्या बताया? इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है वो भी बताया, लिखवा के दूंगा। बट इस बार ये रिव्यू कौन करने वाला है? कंपनी का इंडिपेंडेंट ऑडिटर, मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिटर। ये लिस्टेड कंपनीज का बात कर रहा है। जब मुझे एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट किया और मुझे क्वार्टरली रिजल्ट्स को क्या करना है? रिव्यू करना है। शुड वी गेट स्टार्टेड? यस, चलिए सर। 2410 डील्स विथ ऑडिटर्स प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब उसने क्या करना चाहिए? रिव्यू करना चाहिए इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। ओके सर, इसमें सर इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है? सबसे पहले व्हाट इज इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? देखिए, इट इज द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट इज प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड एज पर एप्लीकेबल FRF and comprises either a complete or a condensed set of financial statement for a period that is shorter than entity's financial year। मतलब सर इसमें आपका फाइनेंशियल ईयर से कम पीरियड का पूरा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आएगा, चाहे ये 3 मंथ नंबर है, 6 मंथ है, 9 मंथ है। देखो फॉर एग्जाम्पल, इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन may relate to financial statements of a quarter of a financial year। नोटबुक में जाइए, राइट डाउन पॉइंट नंबर 1, मीनिंग ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, डैश करके लिखिए। इट कंप्राइजेस either a complete or condensed set of financial statements, complete or condensed set of financial statements for a period that is shorter than entity's financial year। For example, quarterly results of a listed company। This is the meaning of interim financial information। ठीक है, अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? आइए 2410 में ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। सर हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम रिव्यू करेंगे किसका? इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, ताकि हम एक्सप्रेस कर पाएंगे एक कंक्लूजन। दिमाग में डाल लो, ऑडिट में आता है ओपिनियन, रिव्यू में आता है कंक्लूजन। ऑडिट में एक्सप्रेस आवर ओपिनियन, इन रिव्यू वी यूज द वर्ड कंक्लूजन। तो सर मैं रिव्यू करूंगा ताकि मैं क्या एक्सप्रेस कर पाऊं? कंक्लूजन कर पाऊं कि मेरे रिव्यू के बेसिस पे एनीथिंग हैज कम टू माई अटेंशन। क्या मुझे रिव्यू के दौरान ऐसा कुछ मिला है क्या दैट विल कॉज द ऑडिटर टू बिलीव दैट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रिपेयर्ड एज पर। मतलब क्या मुझे ऐसा मिलता है जिसकी वजह से मैं बोलूं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को उस तरीके से प्रिपेयर नहीं किया है जैसा करना चाहिए एज पर एप्लीकेबल FR। यही तो नेगेटिव लैंग्वेज है कि मुझे ऐसा कुछ मिला है या नहीं मिला है जिसकी वजह से मैं ये बोलना चाहूंगा। पॉइंट नंबर 2, ऑब्जेक्टिव ऑफ SRE 2410। ऑब्जेक्टिव ऑफ SRE 2410 नंबर A, टू रिव्यू interim financial information, to review
interim financial information to enable the auditor to express a conclusion, to enable the auditor to express a conclusion that whether on the basis of his review, anything has come to auditor's attention, that causes the auditor to believe that interim financial information is not prepared. Interim financial information is not prepared in all material aspects, respects in accordance with applicable FRF. ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। देखो, हमें रिव्यू करके एक कंक्लूजन देना है कि भाई मेरे रिव्यू के बेसिस पे क्या मुझे ऐसा कुछ मिला है जिसकी वजह से मैं बोलूं दैट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो इंटरिम पीरियड के लिए बनाए हैं, दे आर नॉट प्रिपेयर्ड इन कंप्लीट रेस्पेक्ट एज पर ऐप। मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा बोलने के लिए मुझे कुछ मिलना चाहिए। तो मुझे कुछ मिलता है या नहीं मिलता है, यही रिव्यू के दौरान देखना है और अकॉर्डिंगली कंक्लूजन देना है। ये एक्चुअली आपका ओपिनियन पैराग्राफ है, बट यहां पर ओपिनियन की जगह वर्ड क्या आएगा? कंक्लूजन। एंड यहां पे पॉजिटिव की जगह लैंग्वेज क्या है? नेगेटिव। वापस से पढ़िए, ये ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। SRE के अंदर what we write is very important because what they've written is everything. What we write is relevant from exam point of view. कितना तेरे को bare minimum आना चाहिए? Reading 35-40 pages on last day will be impossible. Understand that. इसलिए आप जो लिख रहे हैं वो जानबूझ के मैं उतना ही पार्ट पिक करके लिखवाऊंगा जो extremely relevant है, आपने रीड करना चाहिए। एक बार पढ़िए वापस से। What is SRE 2410 and what is the major objective? Done. Under objective point number B, auditor should make inquiries. Auditor should make inquiries primarily of persons who are responsible for financial and accounting matters. Primarily of persons who are responsible for financial and accounting matters. Comma, he should also perform analytical and other review procedures.
other review procedures to obtain moderate assurance, to obtain moderate assurance. Since review is not designed to obtain reasonable assurance. Since review is not designed to obtain reasonable assurance. आइए एक बार ऑब्जेक्टिव को वर्ड बाय वर्ड एज पर बेयर एसआरई क्या लिखा है पढ़िए। पहले वाले में बेसिक ऑब्जेक्टिव वर्ड बाय वर्ड पढ़ा है आपको, रिव्यू करेंगे ताकि हम कंक्लूजन दे पाएंगे कि हमारे अटेंशन में ऐसा कुछ आया है क्या दैट विल कॉज अस टू बिलीव दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड प्रॉपरली। हम लोगों ने नॉर्मली क्या करना चाहिए, इंक्वायरीज करनी चाहिए, एनालिटिकल एंड अदर प्रोसीजर लगाना चाहिए ताकि सर हम रिड्यूस कर पाए, क्या रिड्यूस कर पाए, टू अ मॉडरेट लेवल रिस्क ऑफ एक्सप्रेसिंग इन अप्रोप्रिएट कंक्लूजन। याद है कि ऑडिट रिस्क, इधर रिव्यू रिस्क है, मतलब उधर ऑडिट रिस्क में क्या था कि मेरा ओपिनियन गलत आ जाएगा, इधर रिस्क क्या रहेगा, मेरा कंक्लूजन गलत आ जाएगा। तो वहां पर मैं ऑडिट रिस्क को कम रखना चाहता हूं या मैं रिव्यू रिस्क को कम रखना चाहता हूं। मतलब वहां पे मैं नहीं चाहता था मेरा कंक्लूजन या मतलब मेरा ओपिनियन गलत आए, या मैं चाहता हूं मेरा कंक्लूजन गलत नहीं आना चाहिए। याद है क्या, ऑडिट रिस्क को जितना नीचे ला सकते उतना बढ़िया है, रिव्यू रिस्क को भी जितना नीचे ला सकते उतना बढ़िया है, पर यहां पर लोएस्ट पॉसिबल लेवल नहीं है, मॉडरेट लेवल बोल रहा है। क्या बोल रहा है, मॉडरेट लेवल। यहां पर हर जगह पे क्या बोलेगा, मॉडरेट, वहां पर हर जगह बोलेगा रीजनेबल, लोएस्ट, क्योंकि वहां पर ओपिनियन और अश्योरेंस रीजनेबल चाहिए, रिस्क लोएस्ट से पॉसिबल लेवल पे आना चाहिए। यहां पर हर जगह वर्ड क्या रहेगा, मॉडरेट रहेगा। आगे देखिए, सर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ रिव्यू विल डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम दैट ऑफ ऑडिट। वी ऑलरेडी नो दैट सर, अ रिव्यू डज नॉट प्रोवाइड अ बेसिस फॉर एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन दैट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू, क्योंकि रिव्यू को डिजाइन ही नहीं किया है टू ऑब्टेन दी। जब मेरे को रीजनेबल अश्योरेंस है ही नहीं तो मैं कैसे बताऊंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। तो रिव्यू को बनाया ही नहीं है कि मेरे को रीजनेबल अश्योरेंस मिले, रिव्यू को बनाया ही है कि मुझे क्या मिले, मॉडरेट अश्योरेंस मिले, ताकि मेरे को ट्रू एंड फेयर है कि नहीं ये बोलना ही नहीं पड़े, मेरे को ये बोलना पड़े मुझे ऐसा कुछ मिला है क्या जिससे मैं बोलूं ऐसा नहीं है। मतलब मेरे को नेगेटिव अश्योरेंस देने का है, यहां पर नेगेटिव वर्डिंग्स के अंदर अपना ओपिनियन देने का है, एंड द वर्ड ओपिनियन विल बी चेंज टू कंक्लूजन। यहां पर वर्ड कंक्लूजन बन जाएगा, वहां वर्ड ओपिनियन। देखिए सर, रिव्यू कंसिस्ट ऑफ इंक्वायरीज करना। किससे इंक्वायरीज करोगे, नॉर्मली हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग मैटर्स। इसीलिए बोलते हैं एक रिव्यू से कुछ सिग्निफिकेंट मैटर्स आपको मिल सकते हैं, बट आपको वो सब मैटर्स नहीं मिलेंगे जो नॉर्मली ऑडिट के दौरान मिलते हैं। ये सेम लैंग्वेज उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था, सेम लैंग्वेज कहां से बोरो किया है, ऑब्जेक्टिव से बोरो किया है। मैंने यही चीज को क्रक्स बना के 2 पैराग्राफ में आपको लिखवाया है। शांति से दोनों पैराग्राफ को पढ़िए। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट रियली रिव्यू एंगेजमेंट मीन्स। बराबर से दोनों पॉइंट को पढ़िए, ऑब्जेक्टिव का ए एंड बी, होपफुली आपको समझेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में एक पॉइंट नंबर सी भी लिख दीजिए। ए और बी सफिशिएंट है, फिर भी एक पॉइंट नंबर सी लिख दीजिए लास्ट में। अ रिव्यू may bring significant matters affecting interim financial information, significant matters affecting interim financial information to the auditor's attention, but it does not provide evidence
or brings to auditor's attention, does not provide evidence or brings to auditor's attention all the significant matters that would have been identified, all significant matters that would have been identified if the audit was performed. If the audit was performed, मतलब रिव्यू से सिग्निफिकेंट मैटर्स मिलेंगे, पर ये नहीं बोल सकते वो सब मैटर्स मिल जाएंगे जो नॉर्मली ऑडिट के दौरान मिलते हैं. रिमेंबर, ऑडिट का स्कोप, ऑडिट का अश्योरेंस लेवल हमेशा ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू रिव्यू. ये डिफरेंस पता होना चाहिए. क्या आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ एसआरई 2410 समझा क्या? व्हाट इज रिव्यू, व्हाट इज ऑडिट, डिफरेंस क्लियर है. 2410 इज स्पेसिफिकली रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. कौन रिव्यू परफॉर्म कर रहा है? कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर. उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, लैंग्वेज क्या है, इसका एक आपको प्राइमा फेसिया अच्छा अंडरस्टैंडिंग दिया. अब यहां से शुरुआत करेंगे. कैसे? लेकिन लैंग्वेज, अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट. मतलब अब आपको यहां से कोई तकलीफ नहीं आएगा. कुछ एक दो एरियाज है जहां पे थोड़े अलग एफर्ट डालने पड़ेंगे, वो डिस्कस करेंगे. अदरवाइज एकदम फ्री फ्लोइंग डिस्कशन है. नथिंग ग्रेट टू बी रियली वरीड अबाउट. मैं नोटबुक के अंदर सेंटेंस लिखाऊंगा, ये लॉजिकल हेडिंग है, उसके अराउंड आपको पेज नंबर का रेफरेंस दूंगा. यहां से इतना पता होना चाहिए. जहां मेरे को लगता है रेलेवेंट ही नहीं है वो हेडिंग भी नहीं लिखेंगे. सिर्फ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जहां आईसीएस सेपरेट क्वेश्चन पूछने के लिए परेशान करता है उधर हम ज्यादा डिस्कशन करेंगे. चलो लेट्स गो नेक्स्ट. अगला हेडिंग देखो क्या बोलता है. एक्सेप्टिंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट. ऑब्वियसली जब हम एंगेजमेंट टर्म्स अग्री करेंगे रिव्यू के, तो क्या हमको लिखना पड़ेगा ये रिव्यू है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, वो सब बेसिक चीजें आने वाली है जो नॉर्मली आती है. फटाफट से पढ़ के क्लोज कीजिए. The auditor and client should agree on the terms of engagement. The agreed terms should be recorded in engagement letter, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहता है. क्या क्या चीज आनी चाहिए? नेचर ऑफ एंगेजमेंट, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ रिव्यू, मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसा अश्योरेंस ऑब्टेन करेंगे और कैसा रिपोर्ट बना के देने वाले हैं. एकदम लॉजिकल है. नोटबुक में जाओ, बस एक पॉइंट लिख के क्लोज करो. नंबर 1 था इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होता है. नंबर 2 था एसआरई का ऑब्जेक्टिव क्या है. ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट था. अब हम ऑब्जेक्टिव से आगे एसआरई को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, तो पॉइंट नंबर 3 लिखिए. पॉइंट नंबर 3, ऑब्जेक्टिव के एबीसी खत्म हो गए हैं, ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट खत्म हो चुका है. ये पॉइंट नंबर 3 है. अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ रिव्यू एंगेजमेंट. अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ रिव्यू एंगेजमेंट. डैश करके लिख दीजिए. सिमिलर टू द कंटेंट्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर, सिमिलर टू द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर, terms or contents of engagement letter as per 210. Similar to the terms or contents of engagement letter as per SA 210. Can we ignore? आगे बढ़े डायरेक्टली. अगला हेडिंग देखो क्या बोलता है. अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी. क्या नहीं से, अब वो ऑडिट प्रोसीजर पे आ गया. ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स अग्री हो गया. अब क्या प्लानिंग पे जाएगा ना, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग. तो प्लानिंग में ऑडिट प्रोसीजर में पहला क्या आएगा? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. बराबर है कि नहीं है? अब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में क्या बोलते हैं? अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट. उसके कंट्रोल्स भी समझना पड़ेगा. हाँ, इस बार मुझे बताओ अंडरस्टैंडिंग वगैरह के लिए क्या लगाने वाले हो? इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर. याद है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के एग्जांपल्स थे इंक्वायरी विद द मैनेजमेंट और अदर्स, परफॉर्म प्रिलिमिनरी एनालिटिक्स, कंपैरिजन ऑफ करंट ईयर डेटा विद द प्रीवियस ईयर डेटा. तो वही चीजें आपको यहां लगानी है. क्लियरली बार बार बोलेगा मेजर फोकस किसका है? इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर या अदर रिव्यू प्रोसीजर जो तुमको रेलेवेंट लगता है. यहां पर टेस्ट ऑफ डिटेल ज्यादा नहीं लगाया जाएगा. एंड ऑब्वियसली एक बात सुनिए शांति से, अगर ये रेकरिंग एंगेजमेंट है, कौन सा एंगेजमेंट है? रेकरिंग. लिस्टेड कंपनी है, मेरे को 5 साल के लिए ऑडिटर अपॉइंट किया, तो 5 साल के लिए मैं रिव्यूअर भी है.
अगर लास्ट 3 साल से मैं ही ऑडिट कर रहा है, मैं ही रिव्यू कर रहा है, तो ये अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी इज नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग. सिर्फ अपडेशंस लेना है, क्या चेंजेस आए हैं, क्या अलग हुआ है करंट ईयर में, उतना समझना है. अगर ये इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट हुआ तो कहना इसे अंडरस्टैंडिंग विल रिक्वायर लॉट ऑफ टाइम. आइडियली फ्रॉम अ रिव्यू पॉइंट ऑफ व्यू भी टाइम लगेगा, बिकॉज रिस्क सोचो ना, पहले साल में पहले क्वार्टर का रिव्यू सबसे पहले आएगा, क्योंकि पहले साल का ऑडिट कंप्लीट होने में तो बहुत टाइम है, बट रिव्यू तो स्टार्टिंग में आ जाएगा ना आइडियली. तो इसीलिए जब इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट रहेगा तो पहला रिव्यू करते वक्त आपको ऑब्वियसली बहुत केयरफुल होने का जरूरत है. रादर पहला रिव्यू इज इक्वल्स टू ऑलमोस्ट एंटायर ऑडिट, क्योंकि आपको सब कुछ धंधा समझना ही पड़ेगा. उसके बिना रिव्यू में बोला जनरल एनालिसिस कर ले, अरे एनालिसिस के लिए लास्ट के नंबर ही नहीं पता मेरे को, तो मैं कैसे एनालिसिस कर लूं. इट इज एज गुड एज डूइंग अ कंप्लीट ऑडिट. आई डोंट वांट टू से दिस ऑन रिकॉर्ड, बट इट इज लाइक दिस. ये हम डायरेक्टली नहीं बोलते हैं, रिव्यू में तुम बोल रहे हो ऑडिट कैसे आ सकता है, बट इसके बिना मैं साइन नहीं कर सकता है. आप समझो, लिखा अच्छा बात है, बट साइन करने के लिए मेरे को कॉन्फिडेंस होना चाहिए. तुमने बोला एनालिसिस कर लो, एनालिसिस करने के लिए लास्ट ईयर के नंबर्स कहां से आए नहीं पता, जजमेंट क्या यूज करना है नहीं पता, बेसिस क्या है नहीं पता, इंडस्ट्री का डेटा नहीं पता, कैसे एनालिसिस कर दूंगा. It's easy to say apply analysis, but very difficult to apply analysis. I should be sure. Analysis का मतलब क्या है? When I compare numbers, I understand the reasons of difference. To understand the reasons of difference, I should know किससे कंपेयर कर रहा हूं, वो नंबर कंपेरेबल है कि नहीं है, डेटा बराबर है कि नहीं है. तो सर पहले साल का पहला रिव्यू आइडियली बहुत चैलेंजिंग रहेगा आपके लिए. यहां पर इसलिए बोल रहा है बढ़िया से अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना. एंड आगे बोलेगा रेकरिंग एंगेजमेंट्स में अंडरस्टैंडिंग को अपडेट भी करते रहना. तो अपडेशंस कैसे करेंगे वो भी डिस्कस करेंगे, पर जनरल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर कुछ पॉइंट्स लिख के दिए. एकदम नॉर्मल रीडिंग लाइक अ नॉवल जैसा कंटेंट है. पढ़ो मेरे साथ में, क्लोज करो. Auditor should have an understanding of the entity and its environment, including its internal controls. क्योंकि सर इसका preparation important है for both yearly financial statements as well as interim financial statements. सर ये understanding the entity से क्या होगा, याद करो, रॉब मिलेगा. किधर चांसेस है मटेरियल में स्टेटमेंट होने का, कितना चांसेस है मटेरियल में स्टेटमेंट होने का. सर दिस विल हेल्प मी टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ पोटेंशियल मटेरियल में स्टेटमेंट एज वेल एज आई विल बी एबल टू कंसिडर द लाइकलीहुड ऑफ देयर ऑकरेंस. कैन आई से इट इज बेसिकली आइडेंटिफाइंग द रॉम एंड देन असेसिंग द रॉम. कितना चांसेस है कि ये मटेरियल में स्टेटमेंट्स होंगे. इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू परफॉर्म इंक्वायरीज, आई हैव टू परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर्स, आई हैव टू परफॉर्म, हर जगह पे 3 ही वर्ड आएगा, इंक्वायरी, एनालिटिकल, अदर रिव्यू. पूरे रिव्यू में ही बोला 3 ही चीज लगाना है. तो क्या सर इसके आगे मैं टेस्ट ऑफ डिटेल लगा नहीं सकता? लगाते हैं, लिखते नहीं है. रिव्यू में बोला है 3 ही चीज. आगे बोलिए सर इससे हमें, दैट विल प्रोवाइड द ऑडिटर अ बेसिस फॉर रिपोर्टिंग. क्या हमें ऐसा कुछ मिला है जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि रिपीटेशन पूरा का पूरा सेम, ये सेम पैराग्राफ 5 बार रिपीट होगा मिनिमम, क्योंकि सेम रिव्यू का आउटकम ही ये है. तो हर चीज में प्रोसीजर लगाते वक्त यही देखना है, ऐसा कुछ मिलता है क्या जिसकी वजह से मुझे लगेगा दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड. बॉटम लाइन क्या बोल रहा है, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट. इस पॉइंट नंबर 1 क्लियर टू यू. नंबर 2 पे आओ. सर द ऑडिटर हु हैज ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर 1 or more एनुअल पीरियड्स. क्या ये रेकरिंग ऑडिट का बात कर रहा है क्या? अगर मैं ऑडिटर हूं लास्ट के कुछ साल से, तो मेरे लिए रिव्यू करना कंपैरेटिवली क्या है, आसान होगा. सर उस केस में आई ऑलरेडी हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट एज वेल एज इट्स इंटरनल कंट्रोल. इसीलिए मेरे लिए वो ऑडिट करने के लिए सफिशिएंट रहेगा. इन प्लानिंग अ रिव्यू ऑडिटर शुड अपडेट दिस अंडरस्टैंडिंग. ये बार बार बोलता है कि आपका अंडरस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का है भी ना, तब भी इस साल में अपने अंडरस्टैंडिंग को क्या करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए, क्योंकि कुछ बदलाव करंट ईयर में आ सकते हैं. वो अप टू डेट रखना अपने आप को बहुत जरूरी है. इफ देयर आर चेंजेस यू शुड नो व्हाट आर द एक्चुअल चेंजेस, ताकि आप अकॉर्डिंगली अपने रिव्यू एंगेजमेंट में इसको लगा पाएंगे. नोटबुक में जाइए, हमने लिखा पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 3, 3 पॉइंट खत्म हो गया है. लिखिए पॉइंट नंबर 4, understanding the entity and its environment. Understanding the entity and its environment, including related internal controls. Including related internal controls. Under this, write down point number A. अप्लाई SA 315, शॉर्टकट लगा दे,
सेम सेंटेंस आएगा, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट, उसका लाइकलीहुड क्या, सब कुछ अप्लाई ऐसे 315. पॉइंट नंबर बी, generally auditor is expected to perform selected inquiries. Auditor is expected to perform selected inquiries, comma, analytical procedures and other review procedures. Inquiries, analytical procedures and other review procedures. शॉर्टकट लग कि ये प्रोसीजर लगाते हैं हम लोग जनरली. ऑब्वियसली ये सब क्यों लगाते हैं, ताकि मुझे ऐसा कुछ मिले जिससे मैं बोलूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड. वो सेंटेंस रिपीटेड है ऑब्जेक्टिव से, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखा रहा हूं कि इसके अराउंड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के अराउंड एक पॉइंट बनाने का है. आई हैव टू परफॉर्म दीज प्रोसीजर्स, इसके अराउंड पॉइंट नंबर 2 बनाने का है. पॉइंट नंबर सी, इफ ऑडिटर has already audited, if auditor has already audited the financial statements for one or more annual periods, for one or more annual periods, then he may have sufficient understanding, he may have sufficient understanding of the entity and its environment. However, comma, however, he should perform some procedures. However, he should perform some procedures to update his understanding. He should perform some procedures to update his understanding, such as, डैश करके रुक जाओ, पहले सेंटेंस पढ़ो. जनरली अगर मैं लास्ट 1-2 साल से पूरे साल भर का ऑडिट कर रहा हूं, मेरे पास अंडरस्टैंडिंग रहेगा. बट सर इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग को आप क्या रखें, अप टू डेट रखें. इसके रिगार्डिंग कुछ एडिशनल प्रोसीजर लगाना. एग्जाम में ये स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए लिखवा रहा हूं. जहां ये बोलेगा यू आर ऑलरेडी दी स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर लास्ट 2 years, इस साल से आपको रिव्यू करने के लिए बोला है, यू हैव ऑलरेडी ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, कुछ एडिशनल काम करने का जरूरत नहीं है. द लॉजिक इज इनअप्रोप्रिएट. अंडरस्टैंडिंग है बट आपको अप टू डेट रखना पड़ेगा. उसके लिए क्या एडिशनल प्रोसीजर लगाना है, इधर आइए, लिस्ट बना के दिया है. क्या एडिशनल प्रोसीजर लगाओगे अगर आपको मेरे को अंडरस्टैंडिंग अप टू डेट रखना है? जितने डॉक्यूमेंटेशन रीड करूंगा, लोगों से इंक्वायरीज करूंगा, पूछूंगा क्या कुछ बदला हुआ है क्या करंट ईयर में, आर देयर एनी चेंजेस इन द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस, आर देयर एनी चेंजेस इन द फंडिंग रिक्वायरमेंट्स, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बदल गया है क्या. फिर सर इंटरनल ऑडिटर के डॉक्यूमेंट्स पढ़ूंगा, अदर एक्सपर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स पढ़ूंगा, प्रीवियस ईयर्स के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गो थ्रू करूंगा. ये सब देख के मेरे को पता चलेगा क्या कुछ बदलाव है क्या. नॉर्मली ये हर रेकरिंग ऑडिट में हम लगाते हैं. रेकरिंग ऑडिट में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज BAF, बिजनेस एनालिटिकल फ्रेमवर्क, जो हम इनिशियली एक मीटिंग स्टैब्लिश करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट के साथ में और पूछते हैं इस साल में तुम्हारे हिसाब से क्या बदलाव एक्सपेक्टेड है इन ऑल टर्म्स. आपके बिजनेस के फैक्टर्स, इंडस्ट्री फैक्टर्स, रॉ मटेरियल कॉस्ट हो गया आपका, आपके लिए नए लॉज आए हैं क्या, हर तरीके से इंक्वायरी करते हैं. इन्होंने ऐसे ही चीजों का एक लिस्ट बना के दिया है कि ऐसे प्रोसीजर आप कुछ लगा सकते हैं. लेट्स गो थ्रू देम, विल क्विकली पिक 4-5 पॉइंट्स एंड क्लोज इट ऑफ. देखो क्या बोलता है. सम ऑफ द प्रोसीजर्स performed by the auditor to update his understanding. अपडेट कब करेगा? जब अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी रहेगा. अगर है ही नहीं तो अपडेट करने का जरूरत ही नहीं है, पूरा ऑब्टेन करना ही चाहिए. अगर अंडरस्टैंडिंग है तो क्या करना चाहिए? अपडेट करना चाहिए. क्या करेगा सर? रीड द डॉक्यूमेंटेशन जितना पॉसिबल है ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर्स ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ इंटरिम पीरियड्स ऑफ करंट ईयर, कॉरस्पॉन्डिंग इंटरिम पीरियड, ताकि समझ में आए क्या कुछ ऐसे मैटर्स मिले थे जिसका करंट पीरियड पे भी इंपैक्ट आएगा. मतलब लास्ट ईयर तक लेट्स से मैं रिव्यूअर नहीं था, इस साल से मैं रिव्यूअर हूं पर ऑडिटर था, तो लास्ट ईयर के नंबर्स निकाल लो, रीड करो क्या कुछ ऐसा डेटा था क्या जिसका रेलेवेंस इस साल में भी आएगा. नेक्स्ट देखिए, कंसिडरिंग एनी सिग्निफिकेंट रिस्क.
क्या कंपनी में ओवरहेड ऑफ कंट्रोल हो सकता है जो प्रायर ईयर से मिले थे और हमको लगता है इस साल भी रेलेवेंट रहेंगे? सर रीसेंट एनुअल एंड कंपेरेबल प्रायर पीरियड नंबर्स पढ़िए आइडियली, मतलब जो जो मैनेजमेंट से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इस साल का, प्रीवियस ईयर का बजटेड नंबर जो आपको मिल सकते हैं सब आपने गो थ्रू करना चाहिए। देखिए कंसिडरिंग मटेरियलिटी विथ रेफरेंस टू एप्लीकेबल एफआरएफ। फिर सर क्या कोई एनी करेक्टेड मटेरियल स्टेटमेंट्स जो थे क्या लास्ट ईयर के अंदर, या अनकरेक्टेड मटेरियल स्टेटमेंट थे क्या प्रीवियस ईयर में जो अभी तक अनकरेक्टेड है, तो इंपैक्ट करंट ईयर में उसका अभी तक आएगा। अनकरेक्टेड मतलब गलती मिली पर इमटेरियल लगी इसलिए उन्होंने एडजस्ट नहीं किया, तो क्या बोलेंगे उसको हम? अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स। करेक्टेड मतलब जिसका इंपैक्ट कंसिडर कर लिया है, अनकरेक्टेड मतलब जिसका इंपैक्ट कंसिडर नहीं किया है। फिर देखिए क्या कुछ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग मैटर्स है क्या? फॉर एग्जांपल कंट्रोल्स में वीकनेस मिला होगा आपको, या आपने कोई प्रोसीजर लगाया होगा रिगार्डिंग करंट ईयर, उसका कुछ भी आउटकम आया है क्या? लेट्स से इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन किया होगा, आपको प्रॉब्लम लगता है, कोई सब्सिक्वेंट एक्शंस लिया है क्या इंटरनल ऑडिट होने के बाद में, प्रॉब्लम आपको मिले होंगे तो। फिर सर इंक्वायरी विद द मैनेजमेंट, वो लोग कैसे रिस्क असेसमेंट करते हैं? सर इंक्वायर विद द मैनेजमेंट, क्या कुछ बिजनेस के एक्टिविटीज में बदलाव है क्या? क्या कंट्रोल्स में सिग्निफिकेंट चेंजेस है क्या? क्या अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स जिस तरीके से इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनता है उस प्रोसेस में बदलाव है क्या? बेसिकली आस्क फॉर एनी चेंजेस डू दे हैव इन द करंट सिचुएशन इन कंपैरिजन टू प्रीवियस सिचुएशन, ताकि मेरे को एक अपडेट मिले कि इसमें क्या अलग हो रहा है, ताकि मैं बेहतर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन कर पाऊं। दिस इज अ लिस्ट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ प्रोसीजर्स व्हिच आई कैन अप्लाई टू कीप माय अंडरस्टैंडिंग अप टू डेट, जो मेरे पास में प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग रहेगा उसका। नीचे आइए कुछ लिस्ट बनाइए मेरे साथ में। बुलेट पॉइंट नंबर 1, रीडिंग the available documentation, reading the available documentation such as prior periods, audited and reviewed financial information, audited and reviewed financial information, comma, list of corrected and uncorrected material misstatements, list of corrected and uncorrected material misstatements, bullet point number 2, any material weakness continuing in internal controls, material weakness continuing in internal controls. Next, changes in entities' business activities, changes in entities business activities. Next, changes in entities internal controls, changes in entities internal controls and their potential effect on interim financial information and their potential effect on interim financial information. Last one, any change in the process of preparation of interim information, any change in the process of preparation of interim information, etc. देखिए यहां तक हम सिर्फ रिव्यू एंगेजमेंट क्या है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑडिट, नॉर्मली हमारा यहां पे स्कोप कितना लिमिटेड रहेगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स अग्री करने के बाद में
अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट पे गए। अब ऐसे ही हम इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर लगाएंगे, रिपोर्टिंग पे जाएंगे, उसके पहले गोइंग कंसर्न रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है, मतलब आपके सारे स्टैंडर्ड्स जो है उनका रिवीजन हो जाएगा। इसके अंदर गोइंग कंसर्न वाला रेफरेंस आएगा, 720 अदर इंफॉर्मेशन का रेफरेंस भी आएगा। मतलब रिव्यू इज एज गुड एज ऑडिट, द ओनली डिफरेंस इज यहां पर स्कोप लिमिटेड है आपका, अश्योरेंस आपका यहां पे मॉडरेट लेवल है इन कंपैरिजन टू द रीजनेबल लेवल अश्योरेंस। ये मेजर एक चेंज है। अदरवाइज अगर आप मुझे पूछेंगे, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, टेक्निकली वहीं पे डिस्कशन खत्म हो गया था। यहां पूरा डिस्कशन ना सिर्फ स्टैंडर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग है। वो क्वेश्चन पूछ भी ले और रेस्पेक्टिव ऐसे अगर आपको आया तो भी आप आंसर लिख सकते हो। इधर अलग चीजें आपको बहुत रेयरली देखने को मिलेगी। डिस्कशन करने के लिए बहुत चीजें हैं, बट इट विल बी मोर लाइक अ रिपीटेशन ऑफ माय रेस्पेक्टिव स्टैंडर्ड। बट देखो मैं क्या चाहता हूं, पहली बार जब पढ़ रहे हो पूरा डिटेल में पढ़ना चाहिए। अगली बार मेरे को पता होना चाहिए एसआरई के अंदर 2410 में ये 5-7 चीज दिमाग लगाने लायक है। बाकी स्टैंडर्ड्स पढ़ा तो एज इट इज उसका एप्लीकेशन है, कुछ अलग नहीं है। व्हाट इज डिफरेंट आई शुड नो दैट, अलग क्या है वो पता होना चाहिए। बाकी तो स्टैंडर्ड्स का कंटेंट एज इट इज रहने वाला है। दिस शुड बी योर अप्रोच, दिस शुड बी आवर अप्रोच आइडियली। यही अपना ऑब्जेक्टिव रहेगा। इतना बात समझ में आया क्या?